हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू लर्न विद दीदी। शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। छोटा सा टॉपिक है, आपके यूपी टेट और सुपर टेट में विराम चिन्ह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको विराम चिन्ह से 1-2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही साथ आपके अन्य एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू करेंगे चलिए सेशन को और देखेंगे कि एग्जामिनर कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये सब भी इसमें हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए देखते हैं, पहले विराम चिन्ह की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है विराम चिन्ह का अर्थ? क्या है ठहराव। यहाँ पर भी एग्जाम में आपके यूपी टेट में पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है। तो ठहराव, विश्राम करना, रुकना। विराम चिन्ह का अर्थ होता है वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? विराम चिन्ह कहा जाता है। जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, प्रश्नवाचक आपका लगता है, तो ये क्या आए हैं? ये आपके विराम चिन्ह है। यहाँ पर आपको सिंबल देकर पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा चिन्ह है। ठीक है, ये त्रुटिबोधक है, लाघव है, प्रश्नवाचक है, फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है। ये आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, जिस प्रकार से भरत मुनि रस से संबंधित है उसी प्रकार कांता प्रसाद किससे संबंधित है? विराम चिन्हों से संबंधित है। कांता प्रसाद ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया है। वे कहते हैं कि पूर्ण विराम को छोड़कर सभी चिन्ह अंग्रेजी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांता प्रसाद जी ने 20 विराम चिन्हों का उल्लेख किया है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या कि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विराम चिन्हों को कांता प्रसाद जी ने किस भाषा से लिया है, तो आंसर होगा आपका अंग्रेजी भाषा से विराम चिन्हों को लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन से विराम चिन्ह को छोड़ करके कौन सा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी से संबंधित नहीं है। तो आंसर होगा आपका कि पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अंग्रेजी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आप पॉइंट करके इनको साथ साथ लिखते चलिए नोट्स को। नेक्स्ट है, कांता प्रसाद जी ने कितने विराम चिन्हों का उल्लेख किया है? तो कांता प्रसाद जी ने 20 विराम चिन्हों का उल्लेख किया है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कांता प्रसाद से रिलेटेड। ठीक है, और कांता प्रसाद किससे रिलेटेड है? कांता प्रसाद, आप ध्यान रखना, कांता प्रसाद विराम चिन्हों से संबंधित है। जिस प्रकार भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है, इसी प्रकार कांता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। पूर्ण विराम, इनको हम डिस्कस करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट होंगे आपको इनके सिंबल्स याद रखने हैं कि ये क्या है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक का विस्मयादिबोधक। चलिए देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्प विराम, अल्प विराम क्या है? जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े या एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। अल्प विराम एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। एग्जाम्पल है, सीता, गीता, मोहन तीनों मेरे मित्र थे। तो यहाँ पर जो सीता, गीता, इन तीनों को दर्शाने के लिए अल्पविराम लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्धविराम। अर्धविराम का सिंबल होता है यहाँ पर छोटा बिंदी और यहाँ पर नीचे कोमा। जहाँ अल्पविराम से अधिक रुकना पड़े वहाँ पर अर्धविराम होगा। क्या है, अल्पविराम आपका ये था और इसमें अगर थोड़ा सा और अधिक रुकना पड़े तो वहाँ पर अल्पविराम होगा। किस तरीके से? सुबह हो गई है, उठ जाओ। यहाँ पर आपने ये लगाया है, ये आपका अल्पविराम है, और ये अगर इसके ऊपर एक बिंदी लगा दी जाए तो यहाँ पर क्या होगा? ये अर्धविराम होगा। सुबह हो गई है, उठ जाओ, आपका अर्धविराम होगा यहाँ पर की। नेक्स्ट है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। वाक्य खत्म होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगता है। वाक्य खत्म होने पर वाक्य के अंत में क्या लगता है? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। ये कहाँ से? सीता खेलती है, तो फुल स्टॉप, सीता खेलती है। किसको? पूर्ण विराम को। अभी आपको बताया था कि केवल पूर्ण विराम को छोड़कर सभी शब्द कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी से लिए गए हैं। उपविराम, नेक्स्ट है उपविराम। किसी कथन को अलग दिखाना हो। जब हम किसी कथन को अलग दिखाते हैं, जहाँ आपने देखा होगा कि एग्जाम में निबंध वगैरह से पूछा जाता है, विज्ञान क्या है, वरदान है या अभिशाप। ये आपने इस तरीके से, जैसे आप निबंध वगैरह लिखते हैं या आपके एग्जाम में निबंध आता है, तो उस तरीके से यहाँ पर उपविराम लगाया जाता है। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, घृणा, करुणा आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि विस्मयादिबोधक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हर्ष, विवाद, घृणा, करुणा आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं छी छी, अरे वह इतना गंदा है, अरे ओह अच्छा ये हो गया, वाह उसका सिलेक्शन हो गया, खुशी, दुख जहाँ पर जाहिर किया जाए वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगता है। ठीक है, चलिए कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग अर्थ को
और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द या वाक्य को कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जब हम किसी शब्द का और अधिक अच्छे से उसको स्पष्ट करने के लिए या वाक्य को अच्छे से समझाने के लिए कोष्टक के अंदर उसका अर्थ लिखा जाता है, तो वहाँ पर हमारा क्या लगता है, कोष्टक चिन्ह लगता है। जैसे पिताजी क्या कह रहे हैं प्रश्न मुद्रा में, या सुनो ठहर जा। ये नहीं पता चल रहा कि पिताजी कह रहे हैं सुनो ठहर जा, रुक जा, तो ये आपको किस तरीके से कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं, घृणा में कह रहे हैं, नफरत में कह रहे हैं, खुशी में। तो यहाँ पर ये जाहिर किया गया है कि पिताजी जो कह रहे हैं वो प्रश्न मुद्रा में कह रहे हैं सुनो या ठहर जा। नेक्स्ट है हमारा योजक चिन्ह, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। द्वंद्व समास या समस्त पदों के मध्य इसको लगाया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग किसमें, द्वंद्व समास और समस्त पदों के मध्य किया जाता है। पूछा जा सकता है कि समस्त द्वंद्व समास में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो योजक चिन्ह का द्वंद्व समास में यूज़ किया जाता है। जिस तरीके से सुख दुख, रात दिन, लाभ हानि। ठीक है। नेक्स्ट है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। करो या मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। शून्य ही लाघव चिन्ह से भी, जो शून्य से भी छोटा होता है, संक्षिप्त में लिखना किसी भी चीज़ को। जैसे हम मास्टर को, डॉक्टर को या पंडित को, इनके आगे हम ज़ीरो लगा देते हैं इस तरीके से, मास्टर, डॉक्टर, इसको पूरा ना लिख के इसका छोटा रूप लिख देते हैं, तो वहाँ पर क्या लगता है, ये होता है लाघव चिन्ह हमारा। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। जैसे हम पूछते हैं सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से आप हेडिंग डालते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, और उसको आगे लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका विवरण। आगे आपने एक छोटा सा पॉइंट लिखा, उसको आप आगे डिफाइन कर रहे हैं, वो होगा आपका विवरण चिन्ह। रेखांकन चिन्ह, महत्वपूर्ण शब्द, वाक्य, पद को रेखांकित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से अयोध्या कहाँ, सरयू नदी के किनारे पर है, तो यहाँ पर हमने सरयू को हमने अंडरलाइन किया, रेखांकित इसको किया। सरयू कहाँ पर है, अयोध्या कहाँ पर है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है, तो यहाँ पर हमने सरयू को अंडरलाइन कर दिया, रेखांकन चिन्ह इस पर लगा दिया। विस्मरण या त्रुटि बोधक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो लाघव चिन्ह है और आपका त्रुटि पूरक चिन्ह है। किसी शब्द को लिखते समय भूल जाने पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वह जाएगा, तो यहाँ पर हम भूल गए कि वह कहाँ जाएगा, वह स्कूल जाएगा या घर जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से निशान लगा करके आप यहाँ पर लिख देते हैं वह घर जाएगा या वह स्कूल जाएगा। ये आप लोग मोस्टली करते होंगे, तो ये आपका होता है त्रुटिपूरक चिन्ह। ठीक है। सो फ्रेंड, ये था हमारा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो कैसा लगा है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।